Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable और affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, पहली क्लास पे आपके प्यार के लिए दिल से थैंक यू। ये हमारी सुंदर सीरीज की दूसरी क्लास होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पूरा देखें एंड क्लास की पीडीएफ को एग्रो एकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हम जनरल एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के कुछ बहुत ही जरूरी तथ्यों पर बात करेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, तो पहली टेबल से शुरू करते हैं। पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के गठन से जुड़ा, द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड। ये शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। Yes, absolutely. NABARD was formed based on the recommendations of the शिवरामन कमिटी। तो हिंदी में नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिशों पर की गई थी। और ये ग्रामीण और कृषि विकास के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था है। Exactly. और एग्जाम की बात करें तो आईबीपीएस, एफओ, नाबार्ड, ग्रेड ए, इन सब में ये सवाल तो आता ही आता है। इसमें गलती कहाँ होती है? सबसे आम गलती ये है कि स्टूडेंट्स इसे एमएस स्वामीनाथन कमेटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। ऑप्शन में ये जरूर होता है। अच्छा। तो इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन है, शिव का वरदान, नाबार्ड का निर्माण। सो रिमेंबर, नाबार्ड, शिवरमन कमेटी। बहुत बढ़िया। अगला फैक्ट है एज़ोटोबैक्टर। इट इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट। फ्री लिविंग, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिट्टी में आजाद रहता है। ये किसी पौधे की जड़ों के साथ नहीं जुड़ता, जैसे राइजोबियम। बिल्कुल नहीं, ये सहजीवी संबंध नहीं बनाता। और स्टेट पीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम्स में ये सीधा एमसीक्यू बनता है, जहां राइजोबियम ऑप्शन में देकर ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। राइट। तो बस याद रखें, आजाद है अजोटो, मिट्टी में नाइट्रोजन घोलें। सो एज़ोटोबैक्टर, अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों का फल, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, इज कॉल्ड सिलिक्वा। जी, सिलिक्वा। ये एक बोटैनिकल टर्म है, एक तरह का सूखा फल जो पकने पर खुल जाता है। अगला है पूरक सिंचाई, जिसे लाइफ सेविंग इरिगेशन भी कहा जाता है। एग्जैक्टली। सप्लीमेंटल इरिगेशन मतलब जब फसल सूखे से मुरझाने लगे तो उसे पूरी तरह से खराब होने से बचाने के लिए जो पानी देते हैं, बस वही है ये। ओके, लाइफ सेविंग। अब एक आर्थिक तथ्य, भारत में प्रमुख कृषि आयात वस्तु खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल। हाँ, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 60 से 65% हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। अगला नाम है लूनीश्री। ये चावल की एक किस्म है, अ सुपर राइस। यस, लुनीश्री। ये अपनी हाई यील्ड के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं मोनोशियस प्लांट्स की। एक ही पौधे पर नर और मादा फूल अलग अलग जगह पे होते हैं। अ क्लासिक बॉटनी क्वेश्चन। मक्का इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, मक्का। हाँ, जिसमें भुट्टा मादा फूल है और टैसल नर फूल, और दोनों एक ही पौधे पर होते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। जी, चेन्नई में। ये एक अपडेटेड फैक्ट है। कई पुरानी किताबों में शायद नई दिल्ली लिखा हो, पर वो गलत है। सो इट्स इन चेन्नई, एग्जाम में याद रखना। वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ये 1013.25 मिलीबार्स के बराबर है। करेक्ट, 1013.25 MB। ये मौसम विज्ञान में एक स्टैंडर्ड यूनिट है। पौधों में टहनियों का डाईबैक ऑफ शूट्स, ये किसकी कमी से होता है? ये कॉपर मतलब Cu की कमी से होता है। टेनियां ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। और पत्तियों पर भूरे धब्बे, ग्रे स्पॉट्स ऑन लीव्स, वो मैंगनीज Mn की कमी का लक्षण है। इसे ग्रे स्पेक ऑफ ओट भी कहते हैं। गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग, रेड रॉट। हाँ, रेड रॉट। ये एक फंगस से होता है। इसमें गन्ने का अंदर का हिस्सा पूरा लाल होकर सड़ने लगता है। अच्छा, और आलू, पोटैटोज आर बोर्न ऑन अ स्टोलन। यस, स्टोलन। ये एक तरह का भूमिगत तना होता है। अक्सर लोग इसे जड़ समझ लेते हैं, जो गलत है। तो अगला पॉइंट इसी से जुड़ा है कि आलू का कंद, अ पोटैटो ट्यूबर, इज अ मॉडिफाइड स्टेम। एब्सोल्युटली। आलू एक संशोधित तना है, जड़ नहीं। ये बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है। गन्ने की खाई विधि मतलब ट्रेंच मेथड, इसका फायदा क्या है? इट प्रिवेंट्स लॉजिंग, मतलब फसल को गिरने से बचाती है। खाई में लगाने से जड़ों को अच्छी पकड़ मिलती है। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली गाजर, अ कैरेट ग्रोन फॉर सीड पर्पस, इज अ बायनियल। राइट, द्विवार्षिक, मतलब अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करती है। पहले साल में जड़ बनती है और दूसरे साल में फूल और बीज। बोरॉन की विषाक्तता कब होती है? जब इसकी सांद्रता 3 ppm से ज्यादा हो जाए।
माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कम मात्रा में चाहिए, ज्यादा हो तो टॉक्सिक। किस अनाज की उत्पादकता सबसे ज्यादा है? मेज, मक्का। हाँ, मक्का। अपने C4 पाथवे की वजह से इसकी उत्पादकता बाकी C3 अनाज जैसे गेहूं चावल से ज्यादा है। कॉलिन, ये किस तरह का एंटी ट्रांसपायरेंट है? इट इज अ रिफ्लेक्टिव टाइप। ये पत्तियों पर एक सफेद परत बना देता है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे पत्ती ठंडी रहती है और पानी का नुकसान कम होता है। और साइकोसेल, जिसे CCC भी कहते हैं? दैट्स अ ग्रोथ रिटार्डेंट। ये पौधे की लंबाई बढ़ने से रोकता है, जिससे तना मजबूत होता है और फसल गिरती नहीं है। कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। तिल का कुल पेडालिएसी और जूट का टिलिएसिया। जी, ये सीधे याद रखने वाले हैं। फैमिली ऑफ सेसमे पेडालिएसी, फैमिली ऑफ जूट टिलिएसी। एग्जॉस्टिव क्रॉप फैमिली यानी थकान वाली फसल वाला कुल पोएसिए को कहते हैं। हाँ, पोएसे या ग्रामीने। इसमें चावल, गेहूं, मक्का जैसी फसलें आती हैं जो मिट्टी से बहुत ज्यादा पोषक तत्व लेती हैं। और आखिर में सोयाबीन का उद्गम चीन है और तंबाकू का ट्रॉपिकल अमेरिका। करेक्ट। ओरिजिन से जुड़े सवाल भी आते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस टेबल का रिकैप: नाबार्ड की स्थापना, शिवरामन कमेटी, सरसों का फल सिलिक्वा, आलू एक संशोधित तना है और सोयाबीन का उद्गम चीन है। याद रखो, हर फैक्ट एक नंबर है। ध्यान से सुनो और समझो। चलिए अब अगली टेबल पे चलते हैं। पहला फैक्ट है माइकोराइजा के बारे में। ये एक सहजीवी संबंध है। हाँ, कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच, फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें दोनों को फायदा होता है। अच्छा, दोनों को? हाँ, फंगस पौधे को पोषक तत्व, खासकर फास्फोरस सोखने में मदद करता है और बदले में पौधा उसे कार्बोहाइड्रेट देता है। और VM इसी से जुड़ा है। इट इज यूज्ड एज अ फास्फोरस सोल्यूबलाइजर। यस, VM मतलब वेसिकुलर अबस्ट्युलर माइकोराइजा। ये मिट्टी में जो अनअवेलेबल फास्फोरस होता है उसे घोलकर पौधे को उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं एमिनो एसिड्स की। अनाज में लाइसीन की कमी होती है। करेक्ट, सीरियल्स आर डिफिशिएंट इन लाइसीन। और दलहन मतलब लेग्यूम्स में मिथियोनिन की। एग्जैक्टली। और इसीलिए जब हम दाल चावल साथ खाते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। एक की कमी दूसरा पूरी कर देता है। पावर टिलर धान के खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। जी, पैडी कल्टीवेशन के लिए, खासकर छोटे खेतों में, और पडलिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट, इसमें N और P2O5 की मात्रा क्या है? इसमें 15% नाइट्रोजन और 62% P2O5 होता है। ये न्यूमेरिकल सीधा सवाल बन चुका है। सो रिमेंबर, 15% N एंड 62% P2O5। टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसे TZ टेस्ट भी कहते हैं, वो सीड वायबिलिटी के लिए होता है। हाँ, बीज की जीवन क्षमता जांचने के लिए। ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिससे पता चलता है कि बीज जिंदा है या नहीं। गीले चावल की नर्सरी में पानी का स्तर लगभग 5 सेंटीमीटर। और चावल में पडलिंग की गहराई भी लगभग 5 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यूज सेम है। एग्जाम में याद रखना। UV रेडिएशंस, इन्हें ओजोन लेयर अब्सॉर्ब करती है। जी, ये तो एक फंडामेंटल एनवायरमेंटल साइंस का फैक्ट है। IARI के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? डॉक्टर B विश्वनाथ। डॉक्टर B विश्वनाथ। भारतीय कृषि अनुसंधान के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था CRI स्टेज। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो बुआई के लगभग 21 दिन बाद आती है। अगर इस स्टेज पर सिंचाई छूट गई तो उपज में सबसे ज्यादा कमी आती है। ये सवाल तो लगभग हर एग्रीकल्चर एग्जाम में आता ही है। झूमिंग कल्टीवेशन, ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। हाँ, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में प्रचलित है ये। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल का मूल उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब आज की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य का भी ध्यान रखना। और खारे पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। राइट, हेलोफाइट्स। मैंग्रोव इसका एक अच्छा उदाहरण है। फसल कैनोपी का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापते हैं। हाँ, बिना छुए तापमान मापने के लिए। इससे सिंचाई का समय निर्धारित करने में मदद मिलती है। रिक्लेमेशन डिजीज, ये कॉपर की कमी से होता है। जी, कॉपर डेफिशिएंसी अक्सर नई सुधारी गई जमीनों में ये देखने को मिलता है। सूखा सहनशीलता यानी ड्रॉट टॉलरेंस के लिए कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, ABA। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। सूखे के समय ये रंध्रों को बंद कर देता है। कृषि में पशुधन का योगदान लगभग 30%। हाँ, 29 से 30% के आसपास।
इससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व पता चलता है। इतने सारे फैक्ट्स हैं, इनको याद रखने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तो चाहिए ही होगी। बिल्कुल, और इसी के लिए एग्रो अकेडमी का जो IBPS AFO फाउंडेशन बैच है, वो तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अच्छा। हाँ, कंपटीशन से आगे रहने के लिए उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स टेलीग्राम पर हैं। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट है, कौन से हार्मोन्स हर्बिसाइड के रूप में भी यूज होते हैं। 2,4-D एंड टाइटैम्बा। कम मात्रा में ये ग्रोथ रेगुलेटर हैं, पर ज्यादा मात्रा में ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म कर देते हैं। कौन सा तत्व एनायन और कटायन दोनों रूपों में उपलब्ध है। नाइट्रोजन, ये एक यूनिक न्यूट्रिएंट है। ये पौधे को अमोनियम, जो कि कटायन है, NH4+, और नाइट्रेट, जो एनायन है, NO3-, दोनों रूपों में मिलता है। सुषुप्तावस्था, डोमेंसी तोड़ने वाला हार्मोन। जिब्रेलिक एसिड, GA। ये बीज और कली की डोमेंसी तोड़कर जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है। दाद यानी रिंगवर्म रोग, ये फंगस से होता है। हाँ, फंगस। बहुत लोग सोचते हैं कि ये किसी कीड़े से होता है, पर ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तमिलनाडु में वर्षा मुख्य रूप से किस मानसून से होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, लौटते हुए मानसून से, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और पौधों में तनाव सहनशीलता, स्ट्रेस हार्डनिंग, ये भी ABA द्वारा ही प्राप्त की जाती है। एग्जैक्टली, एब्सिसिक एसिड। बहुत बढ़िया। इस टेबल का रिकैप, माइकोराइजा फंगस और जड़ का मेल है, अनाज में लाइसीन की कमी, दालों में मेथ्योनीन की, और गेहूं में सबसे जरूरी सिंचाई CRI स्टेज पर होती है। याद रखो, कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। अब तीसरी टेबल पर आते हैं। इसमें उर्वरक और मिट्टी से जुड़े कुछ और तकनीकी तथ्य हैं। पहला है, यूरिया में अधिकतम स्वीकार्य बायोलेट कितना है। 1.50%। यस, 1.5%। बायोरेट पौधों के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए इसकी मात्रा 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की मात्रा 58%। जी, 58%। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसे वैन बेमेलिन फैक्टर भी कहते हैं। गेहूं के लिए जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर है, और ज्वार के लिए एजोस्पेरिलम। हाँ बिल्कुल, एजोटोबैक्टर गेहूं के लिए और एजोस्पिरिलम ज्वार और दूसरी घासों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। वर्टिकल मल्चिंग, ये काली कपास मिट्टी के लिए उपयुक्त है। करेक्ट, क्योंकि काली मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता कम होती है, ये तकनीक उसमें मदद करती है। पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ये आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने 1939 में दी थी। प्लांट फिजियोलॉजी का एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है ये। गेहूं के लिए इष्टतम दूरी 22.5 सेंटीमीटर। हाँ, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर। भारत में गैर पारंपरिक गेहूं क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी भारत। ईस्टर्न इंडिया। ठीक है। और भारत में प्रमुख P उर्वरक DAP है। हाँ, DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। BPL जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम पंजाब में और अधिकतम बिहार में। ये भी सीधे फैक्ट्स हैं, याद रखने वाले। गन्ने के लिए सर्वश्रेष्ठ जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर है, और सोयाबीन की बुवाई की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर है। करेक्ट, दोनों ही पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल और जरूरी हैं। भारत में पहली HYV चावल की किस्म TN1, हाँ, ताइचुंग मेटिव 1, ये 1964-65 में आई थी, और यहीं से चावल में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रासिका जूनशिया है, और विस्फोटक उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट है। 40% हिस्से पर यही मिट्टी है। SSP में सल्फर की मात्रा 12%। जी 12%। जी। ये न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण है। जी। SSP से फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी मिलता है। भारतीय मिट्टी में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, Zn, और अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो वो नाइट्रोजन है। एग्जैक्टली ये दो फैक्ट्स तो भारतीय मिट्टी की उर्वरता के बारे में सबसे जरूरी हैं। स्पाइक टूथ हैरो, ये द्वितीयक जुताई का उपकरण है। हाँ, सेकेंडरी टिलेज, जी। बीज बोने के लिए खेत तैयार करने में काम आता है। और अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूना यानी लाइम का प्रयोग होता है। सही, pH को बढ़ाने के लिए। दियारा खेती क्यूकुबिट्स में प्रचलित है, और कार्बनिक पदार्थ का CN अनुपात 10.1। करेक्ट। और नेशनल सीड एक्ट ये 1966 में पारित हुआ। ठीक है। इस टेबल का रिकैप, यूरिया में बायोरेट 1.5% से कम, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन 58%, भारतीय मिट्टी में जिंक की सबसे ज्यादा कमी और नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे कम।
याद रखो, डेटा सीधा, सवाल पक्का। चलिए अब आखिरी और छोटी टेबल को देखते हैं। पहला फैक्ट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएससी की स्थापना कब हुई? 1963 में। हाँ, 1963 में। और एक बात ध्यान देने वाली है, नेशनल सीड एक्ट 1966 में पास हुआ, मतलब एनएससी की स्थापना एक्ट से 3 साल पहले हो गई थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। जी। जड़ों को बढ़ावा देने वाला हार्मोन आईबीए है। पिंदोल 3 ब्यूटोरिक एसिड। हाँ, और फूल और फल सेटिंग के लिए Na। करेक्ट, नेफ्थालीन एसीटिक एसिड। बेंच टेरेसिंग की सिफारिश कब की जाती है? जब ढलान 15% से ज्यादा हो, ज्यादा ढलान पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान। बल्क डेंसिटी और डिस्क हल का उपयोग टफ सॉइल्स में होता है। मतलब कठोर या चिपचिपी मिट्टी में। हाँ, जहाँ साधारण हल काम नहीं कर पाता। पहला मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकाले यस, ट्रिटिकाले, ये गेहूं और राय का क्रॉस है। सबसे सस्ता नाइट्रोजन उर्वरक। यूरिया। हाँ, प्रति यूनिट नाइट्रोजन की कीमत के हिसाब से यूरिया सबसे सस्ता है। और आखिरी फैक्ट, यूरिया हाइड्रोलिसिस का पहला उत्पाद क्या है? अमोनियम कार्बोनेट, जो फिर जल्दी से अमोनियम NH4+ में बदल जाता है। ठीक है, तो इस टेबल का रिकैप, एनएससी की स्थापना 1963, जड़ बढ़ाने वाला हार्मोन आईबीए और सबसे सस्ता नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया है। याद रखो, छोटी टेबल, मोटे नंबर। बहुत अच्छे। आज हमने काफी जरूरी फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। हाँ, अब एक अंतिम सारांश ले लेते हैं। बिल्कुल। सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज का क्विक रिवीजन। यूरिया में बायोरेट 1.5%, एसएसपी में सल्फर 12%, ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन 58%, गेहूं में सीआरआई स्टेज 21 दिन, चावल में पडलिंग की गहराई 5 सेंटीमीटर और ऑर्गेनिक मैटर का C.N अनुपात 10.1। और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज, नाबार्ड की शिवरामन कमेटी, गेहूं की सीआरआई स्टेज, भारतीय मिट्टी में जिंक और नाइट्रोजन की कमी, माइकोराइजा का कॉन्सेप्ट, और राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं। क्लास पीडीएफ रिवाइज करें और ऑडियो को रिटेंशन के लिए रीप्ले करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। NR सुंदा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक